प्रकार की पद्धति का उपयोग करना चाहिए, रिसर्च कैसे किया जाता है, ठीक है, रिसर्च के क्या क्या अंग होते हैं, किन किन स्टेप्स के को फॉलो करते हुए हम रिसर्च कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले 3 चीज़ें अपने को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 अपन देखें कि स्टडी, ये आपको पुस्तक में नहीं है, ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ। नंबर 1 क्या है? स्टडी। स्टडी जब अपन करते हैं तो उससे क्या पता होता है, हम लर्न करना सीखते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं उससे, और लर्न करने के बाद क्या होता है, उसको प्रिपेयर करते हैं। ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। जब ये 3 चीज़ें तैयार हो जाती है अपने पास, जब ये तीनों चीज़ों का कलेक्शन अपने पास होता है, तब हम एक रिसर्च करने के लिए तैयार होते हैं। रिसर्च कर लेते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, हम केवल कैपेबल हो जाते हैं कि हम रिसर्च कर सकते हैं। अब स्टडी क्या है, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? स्टडी मटेरियल। स्टडी के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एक तो स्टडी मटेरियल आएगा, जैसे मान लीजिए आपको वेद के ऊपर रिसर्च करनी है, तो सबसे पहली चीज़ वेद होने चाहिए ना अपने पास। हमारे पास वेद नहीं है, लेकिन हमें वेद पे रिसर्च करनी है, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। चलो ठीक है, आपके पास 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद आपके पास हैं, लेकिन क्या वेद होने से रिसर्च हो जाएगी? हमें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उनके ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी जाननी पड़ेगी, ठीक है। ऋग्वेद के अंदर क्या है? मंडल हैं, 10 मंडल हैं, उसके अंदर मंत्र हैं, सूक्त हैं, इस प्रकार से हमें उसका पूरा बाइफर्केशन हमें पूरा निकालना पड़ेगा। किसका? जैसे एक ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिया वेद, वेद अपन ने एक उदाहरण के लिए ले लिया, तो वेद के माध्यम से अभी हम समझ लें कि रिसर्च करना कैसे और उसको शुरुआत कैसे करना है। रिसर्च करना कैसे ये अपन आगे देखेंगे, शुरुआत कैसे होगी, रिसर्च करने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम समझ रहे हैं। तो नंबर 1 की चीज़ है आगे स्टडी। स्टडी में स्टडी मटेरियल, हमारे पढ़ने की जो पद्धति है, वो हम जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसको डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो आएगी किसके अंदर आएगी? स्टडी पार्ट के अंदर आएगी। रिसर्च करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये 3 आप अलग अलग चाहें तो टेबल बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टडी के अंदर जो आ गया स्टडी मटेरियल आ गया। दूसरा, स्टडी करने की अभी पद्धति कैसी है। जैसे मान लीजिए आपने ऋग्वेद की स्टडी मटेरियल तैयार कर लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद आपने ला करके रख लिए, लेकिन क्या ये 4 वेद मिला करके ही वेद होते हैं क्या? हमें ये पता होना जरूरी है। जैसे आपने संस्कृत विषय तो ले लिया है ना, अब संस्कृत विषय में क्या क्या चीज़ें आती है ये आपको पता है। अभी तो आपके सामने केवल 5 सब्जेक्ट हैं, तो आपके लिए ये 5 सब्जेक्ट संस्कृत है, ठीक है। इनके पास 5 सब्जेक्ट है, इनके पास इनके अलग 5 सब्जेक्ट है, तो इनके लिए इनके जो 5 सब्जेक्ट है वो संस्कृत है, आपके पास जो आपके 5 सब्जेक्ट है वो संस्कृत है। इनकेस मान लीजिए कोई ट्रेडिशनल संस्कृत वाला व्यक्ति आया, ठीक है, उसके पास अलग 5 सब्जेक्ट है, वो उसके लिए संस्कृत है। तो मुझे बताइए, आपका संस्कृत अलग, इनका संस्कृत अलग, उनका संस्कृत अलग, तो तीनों संस्कृत अलग अलग हैं या तीनों मिला के संस्कृत है? तीनों मिला के संस्कृत है। कंडीशन क्या है? हमारे लेवल की। आप अभी फर्स्ट लेवल में हैं, ये सेकंड लेवल में है, तीसरा कोई व्यक्ति आएगा वो ऊपर, उससे ऊपर के लेवल में। कोई रिसर्चर आ गया, पीएचडी वाला व्यक्ति, वो उससे ऊपर के लेवल में। तो रिसर्च करते समय हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे हमारे लेवल तैयार करने पड़ते हैं कि हमें रिसर्च की स्टार्टिंग हम जब कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, कि इस तरह से अपना मटेरियल जब हम तैयार कर रहे हैं तो मटेरियल भी इस लेवल के हिसाब से तैयार होगा। सबसे पहले आपने केवल मटेरियल के नाम पे क्या तैयार किया? वेद तैयार कर लिए, 4 वेद ला करके रख लिए। अब 4 वेद जो आपने मूर्त स्वरूप में ला के रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पुस्तक है, ये ऋग्वेद की पुस्तक है, क्या मान लिया आपने ये क्या है? ऋग्वेद की पुस्तक। तो लेकिन इस ऋग्वेद की पुस्तक के अंदर तो ऐसा बोलते हैं कि 10,580 मंत्र हैं। कितने हैं? 10,580 मंत्र हैं। तो ये 10,580 मंत्र मिलकर के ऋग्वेद हो जाता है क्या पूरा? नहीं, वो केवल मंत्रों का एक कलेक्शन है, ठीक है। ऋग्वेद पूरा कब होगा? जब उसके अंदर संहिता ग्रंथ होंगे, ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, आरण्य ग्रंथ होंगे और उपनिषद ग्रंथ होंगे। ये 4 अलग अलग पार्ट है, प्रत्येक वेद के 4 पार्ट हैं। ऋग्वेद के भी 4 पार्ट हैं, यजुर्वेद के भी है, सामवेद के भी है, अथर्ववेद के भी है। तो अभी जो 10,580 वाला जो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, इसको हम कहते हैं ऋचा। क्या कहते हैं इसको? ऋचा। तो ये ऋचाओं का जो कलेक्शन है, ये ऋचा मतलब मंत्र, ये मंत्रों का जो कलेक्शन है, वो कलेक्शन पार्ट जो है वो क्या है? 10,580 कलेक्शन, वो आपने एक वेद नाम की पुस्तक ला करके रख ली, वो हो गया। दूसरा भाग हमारा क्या आएगा? ब्राह्मण भाग आएगा, ठीक है। अब ब्राह्मण भाग में क्या है? यही ऋचाएं हैं, लेकिन ऋचाओं का उन्होंने व्याख्यान करके रखा है कि ये मंत्र है, ये मंत्र हमें क्या बताता है। अभी अपन बोलते हैं ना कि वेदों के अंदर साइंस के बहुत सारे ट्रेसेस मिलते हैं,
ठीक है। तो अब ऋचा पढ़ने के बाद साइंस के ट्रेसेस मिल जाएंगे क्या? मान लीजिए आपने गायत्री मंत्र सुना, पढ़ लिया, ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इसमें आपको साइंस कहाँ दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने सिर्फ मंत्र पढ़ा, हमने ब्राह्मण ग्रंथ नहीं पढ़ा। कमी क्या हो गई हमारी? हमने सिर्फ मंत्र पढ़ा। ब्राह्मण ग्रंथ अगर पढ़ते तो पता लगता भूः भुवः स्वः मह तप, ये सब क्या, ये 7 अलग अलग डायमेंशन है। जो 7 लोगों की गणना की गई ना, ठीक है, ये अलग अलग डायमेंशंस के नाम हैं। तो गायत्री मंत्र के अंदर 5 डायमेंशन बताए गए हैं, 5 अलग अलग स्तर बताए गए हैं। इसके स्तर बताए, अंतरिक्ष के स्तर बताए, ये गायत्री मंत्र में बताया। ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, ये महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है, क्या है महामृत्युंजय मंत्र? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक छोटी सी उसमें पंक्ति आती है, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मोक्षीयमामृतात्, है ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे स्महे, इतना सब छोड़ दीजिए आगे का पार्ट। एक छोटी सी पंक्ति, अपने को सिर्फ क्या, अपने शोध करना है, रिसर्च करना है कैसे होगा। तो अपना क्या पार्ट आया उसमें, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योः मोक्षीयम अमृतात्। ठीक है, उर्वारुक क्या होता है? उर्वारुक एक शब्द आया, ठीक है। तो मंत्र क्या बोलता है कि उर्वारुक के समान, उर्वारुक बोलते हैं खरबूजे को, ठीक है, अपन जो खरबूजा खाते हैं ना, उर्वारुक बोलते हैं खरबूजे को। तो उस समय के जो ऋषि मुनि थे, कितनी बेसिक सोच थी उनकी, लेकिन कितनी गहरी बात उन्होंने बताई, ये हमें देखना है। उर्वारुक के समान जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाती है, किसकी? मनुष्य की। क्योंकि खरबूजा जो होता है ना, उसको कभी बेल से तोड़ना नहीं पड़ता है, जब वो पक जाता है तो अपने आप टूट के गिरता है। कभी भी खरबूजे को तोड़ना नहीं होता। हाँ, जब वो पकेगा, उसकी पहचान ही यही है। आप उसको काट के तो देखेंगे नहीं। खरबूज जो होते हैं, वो जब बेल से अपने आप टूट के गिर जाएगा, दैट मीन्स वो पक गया। अगर आपने वैसे तोड़ लिया, मतलब वो पका नहीं। ये सीधी सीधी पहचान है उसकी। तो उर्वारुक के समान मतलब खरबूजे के समान जब बुद्धि परिपक्व हो जाती है, ज्ञान पक जाता है, तब मनुष्य स्वतः अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। ये बताया गया है किसके अंदर? महामृत्युंजय मंत्र में। अब ये जो है उर्वारुक, ये जो कृषि विज्ञान है, ये कृषि विज्ञान किसने बताया हमें? उर्वारुक की पहचान किसने करवाई हमें? मंत्र ने करवाई ना। ये कृषि विज्ञान का ट्रेस है ना एक प्रकार का। तो इसी प्रकार से अब ये चीज़ हमें पता कब लगे कि अगर हम केवल ऋचा पढ़ रहे हैं, केवल एक संहिता भाग पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका पता नहीं लगेगा। जब हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हर एक मंत्र के कितने प्रकार से अर्थ लगाए जा सकते हैं। ये हर एक ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो क्या करता है, हर एक मंत्र की व्याख्यान करता है कि इसका उपयोग के, इसका व्याख्यान में क्या बताता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इस क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों के साथ। अब इसको अपन सामान्य बुद्धि से देखें, फिलोसॉफी की दृष्टि से देखें तो क्या होगा, उर्वारुक के समान जब व्यक्ति की बुद्धि पक जाती है तो वो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। अगर इसी को साइंस के हिसाब से देखें तो क्या होगा कि मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य की जो सोच है, वो एक स्तर के बाद ही पकती है। ठीक है, ये साइंस बताएगा। मेच्योरिटी जो अपनी है, मेच्योरिटी ये जो है कब पता लगेगा हमें, जब अपन उर्वारुक की तुलना जो करेंगे मनुष्य की बुद्धि के साथ करेंगे या व्यवहार के साथ करेंगे। ठीक है, बुद्धि के साथ अगर तुलना कर रहे हैं तो आपकी ज्ञान तो आपको जो है पुस्तकें पढ़ के भी आ जाएगा। 10 साल के बच्चे को भी अगर अर्थशास्त्र पढ़ा दिया जाए अच्छे से तो वो भी चाणक्य के समान बोलने लगेगा ना। लेकिन उसकी मेच्योरिटी होगी, इम्प्लीमेंट कर सकता है क्या? वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेच्योरिटी जरूरी है, बराबर है। तो ये अलग अलग प्रकार के स्तर का जो ज्ञान है, ये हमें प्रत्येक वेद के, वेदक अपने उदाहरण के लिए लिया है, तो प्रत्येक वेद के जो चारों पार्ट हैं, इन चारों पार्टों को पढ़ने के बाद ही हमें पता लगेगा कि इसमें रिसर्च कैसे होगा। बराबर, रिसर्च क्या होगा ये और आगे की कैसे होगा, ये भी अपन केवल मटेरियल तैयार कर रहे हैं। अब ये हो गया ब्राह्मण। तीसरा एक ग्रंथ आता है आरण्यक। ये 4 स्टेप बताए ना मैंने, 1 2 3 4। ठीक है, तो वेद की पहली स्टेप क्या थी? ऋचा, जिसमें मंत्रों का कलेक्शन। दूसरा क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें मंत्रों की व्याख्या। ठीक है, तीसरा क्या है? आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ क्या करते हैं? इसमें भी वही मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों की व्याख्या है, लेकिन व्याख्या के साथ यहाँ बताएगा इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, अब ये अपन ने बोल तो दिया ओम भूर्भुवः स्वः। आजकल तो प्रत्येक स्कूल में आप देख रहे हैं जो सुबह सुबह प्रार्थना होती है बच्चों को, उसमें बुलाया जा रहा है। लेकिन वो बोलने से उपयोग क्या, उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे उसका इम्प्लीमेंटेशन करने से हो क्या रहा है, हमें उससे मिल क्या रहा है, आउटकम क्या है उसका। तो आउटकम पता करने के लिए ज़रूरी क्या हो जाएगा? आरण्य ग्रंथ पढ़ना। अगर हमें आरण्य ग्रंथ पता है तो हमें ये भी पता होगा, जैसे ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसको गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं? क्या संपूर्ण वेद शास्त्र के अंदर एक ही गायत्री मंत्र है क्या? नहीं। वस्तुतः गायत्री जो ये शब्द है ना गायत्री,
ये गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री छंद है। छंद मतलब बोलने की पद्धति, ठीक है। अभी कोई भी श्लोक होता है तो हर एक श्लोक को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे अभी आप तो डायरेक्ट एमए के विद्यार्थी हैं, बीए अगर आपने पढ़ा किया होता तो मान लीजिए मेघदूत का कोई श्लोक है ना, या मान लीजिए कोई अभिज्ञान शाकुंतलम दूसरे ग्रंथ का श्लोक है, तो हर एक श्लोक की अलग अलग होती है। किसी श्लोक में एक लाइन में 12 अक्षर होते हैं, किसी में 14 अक्षर होते हैं, किसी में 16 अक्षर होते हैं, किसी में 18 अक्षर होते हैं, ठीक है। और हर एक श्लोक को बोलने के लिए उसकी जो रिदम है वो अलग अलग होती है। तो उस रिदम जो होती है उसी को बोलते हैं छंद। तो जिस छंद में या जिस मंत्र में 24 अक्षर होते हैं उसे गायत्री मंत्र कहते हैं। हमें सीधा सीधा ये समझ आए, ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र ऐसा नहीं। जिस भी मंत्र में 24 अक्षर होंगे वो 24 अक्षर वाला जो मंत्र होगा वो क्या कहलाएगा? गायत्री मंत्र कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि गायत्री मंत्र और कौन कौन से हो सकते हैं? तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, ठीक है। अब गायत्री मंत्र के भी 3 प्रकार हैं। एक होता है निश्चित गायत्री और एक होता है अति गायत्री। निश्चित गायत्री मतलब अगर उसमें से एक आधा अक्षर कम हो जाए, जैसे 24 की जगह मान लीजिए 23 अक्षर हो जाए तो वो कहलाएगा निश्चित गायत्री छंद। अगर उसमें 24 की जगह 25 हो जाए तो क्या कहलाएगा? अति गायत्री छंद, ठीक है। तो इस प्रकार से गायत्री मंत्र के 3 प्रकार हुए, निश्चित गायत्री, गायत्री और अति गायत्री। तो ये जो अपन बोल रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये निश्चित गायत्री में आता है क्योंकि इसमें 23 अक्षर होते हैं, इसमें 24 अक्षर नहीं होते, ठीक है। फिर भी प्रसिद्ध बहुत है। तो तात्पर्य क्या है कहने का कि आरण्यक ग्रंथ जो है, ये आरण्यक ग्रंथ हमें बताते हैं कि मंत्र की अवस्था क्या है, ये मंत्र वस्तु का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये मंत्र है कैसा, ठीक है, इसको यही क्यों कहते हैं, ठीक है। अब गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं तो उसके पीछे कारण हो गया कि उसमें गायत्री छंद होता है, इसलिए वो गायत्री मंत्र है। तो जिस मंत्र में जो छंद है उसको उसी नाम से जाना जाता है। तो ऐसे मोस्ट अगर अपन देखें तो 7 प्रकार के मंत्र होते हैं। गायत्री मंत्र, पंक्ति मंत्र, जगती मंत्र, जाति मंत्र, माला मंत्र, शिखा मंत्र, रेखा मंत्र, जटा मंत्र, घन मंत्र, ठीक है। ऐसे 7 प्रकार के अपने को उसमें देखने को मिलते हैं। ये मोस्ट ऑफ है। ऐसे तो इनके अगर भेद करने जाएंगे तो टोटल ओवरऑल निकालेंगे 64 प्रकार के होंगे मंत्रों के जो डिवाइडेशन है वो कितने प्रकार का हो जाएगा? 64 प्रकार का। लेकिन उतना नहीं जा करके अपन केवल 7 प्रकार को ही मोस्ट ऑफ बना करके भी पढ़ते हैं। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट अपना आरण्यक। अब चौथा जो नंबर पे आता है वो आता है उपनिषद। क्या आता है चौथा? उपनिषद। इस प्रकार से प्रत्येक वेद के 4 पार्ट हो गए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में क्या है? मंत्रों का कलेक्शन। ब्राह्मण में क्या है? मंत्रों की व्याख्या। आरण्यक में क्या है? मंत्रों का इम्प्लीमेंटेशन, प्रयोग, ठीक है। और उपनिषद में क्या है? मंत्रों का चिंतन किया गया है। मंत्रों के ऊपर क्या किया गया है? चिंतन किया गया। अब देखिए अपने जो सनातन संस्कृति है उसको बहुत साइंटिफिक बोलते हैं। साइंटिफिक बोलने का कारण है कि वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम इतना बराबर लगा हुआ है, इतना बराबर सिस्टम लगा हुआ है, हमें हमारा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए आश्रम व्यवस्था है हमारी संस्कृति में, ठीक है। कौन कौन से आश्रम है? पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा संन्यास, ठीक है। तो पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसका अगर अपन एज वाइज अगर उसको डिफाइन करें तो 1 से 25 साल तक बोलते हैं कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। 25 से 50 साल तक गृहस्थ होता है। 50 से 75 अरण्य मतलब वानप्रस्थ, है ना, वन में प्रस्थान करना वानप्रस्थ, ठीक है। तो 75 से 100 समय तक संन्यास आश्रम। अब तो ये जो वेदों के विभाग हैं ये भी उससे रिलेट करते हैं। जैसे मैंने जो आपको पहला बताया ऋचा, संहिता भाग, मतलब उसमें क्या केवल कलेक्शन है, मतलब विद्यार्थी को केवल वेद पढ़ना है, समझना नहीं, रट जाना चाहिए उसको। ऋचा यानी संहिता। हाँ, ऋचा यानी संहिता। ऋचाओं का संग्रह को संहिता कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, ऋचाओं का संग्रह जो होता है उसको संहिता कहते हैं। तो संहिता भाग जो है वो 1 साल से लेकर, अब 1 साल का बच्चा तो नहीं पढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है, कम से कम 5 साल 8 साल का बच्चा पढ़ेगा। तो 5 साल 8 साल के बच्चे से लेकर के 25 साल तक हमें ऋचाओं का अभ्यास करना है। हमें वो बोलते आना चाहिए, हमें उसको एकदम रट जानी चाहिए वो चीज़ें, वेद जो है हमारे दिमाग में बस जाने चाहिए, ठीक है। तो ये 25 साल तक का हमारा समय हो गया संहिता के लिए। अगला क्या आता है हमारा? ब्राह्मण ग्रंथ, गृहस्थ। गृहस्थ के जीवन में का यापन करते करते हम क्या कर सकते हैं? उनकी व्याख्याओं को पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जीवन चलाने के लिए, परिवार का निर्वहन करने के लिए और भी कार्य होते हैं। तो उस समय अगर मान लीजिए उस समय अगर संहिता भाग अगर विद्यार्थी ने 25 साल की उम्र तक तैयार नहीं किया, ठीक है, जिसका विवाह हो गया उसको बोलेगा अब जो है तुम्हें वेद पढ़ना है, समय है क्या वेद पढ़ने के लिए? नहीं पढ़ सकते ना, अपने पास है क्या समय वेद पढ़ने के लिए? नहीं। अगर अपन विद्यार्थी जीवन में थे उस समय अगर किसी ने बोला होता
कि आपको रोज़ 1 घंटा वेद पढ़ा अपन पढ़ सकते थे, पॉसिबल था ना? आज पॉसिबल है क्या? आज पॉसिबल नहीं, बरोबर है? तो ये सब चीज़ें उससे रिलेट करती है। तो हमारी जो आश्रम व्यवस्था है वो वेद के 4 विभागों को समांतर जो है भागों में बांटा गया है। इसके 4 विभाग इसीलिए है क्योंकि ये उस समय में पढ़े जाने चाहिए। तो जिस विद्यार्थी का संन्यास ब्रह्मचर्य आश्रम के समय पर संहिता भाग अगर पूरा हो गया तो उसको क्या करना है, अगला काम ब्राह्मण ग्रंथ मतलब व्याख्या ग्रंथ वो पढ़ सकता है। अब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने के लिए रोज़ आपको समय सारणी बना करके टाइम टेबल बना के पढ़ना ऐसा नहीं, जब आपको समय, क्योंकि मंत्र तो आपको याद है, आपको मंत्र याद नहीं करना, मंत्र का व्याख्या याद करना है। याद करना मतलब पढ़ना है, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक दिन आपको गायत्री मंत्र की व्याख्या लिखा दी 5 पेज की, 10 पेज की, ठीक है? अब मैं आपको ये बोलूँगा कि एक बार पढ़ लीजिए। मैंने क्या बोला आपको? एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। तो पढ़ने का मतलब ये थोड़ी कि आप उसको एकदम रट लेंगे। पढ़ने का मतलब उसको समझ लीजिए कि उसमें क्या है, क्योंकि आप लोगों के लिए वही जरूरी है। ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण में व्याख्या है, मंत्रों की व्याख्या, ठीक है? तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है गृहस्थ आश्रम के लिए। अब गृहस्थ आश्रम पूरा हो गया 50 साल तक, ठीक है? 50 के बाद का जो समय है वो है आरण्य, मतलब उस समय हमारा क्या होता है, वानप्रस्थ होता है, वन में जाकर के प्रस्थान कर लेना, ठीक है? अब वन में प्रस्थान करने का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के चले जाए। वन में प्रस्थान का मतलब ये होता है कि जितने भी भोग विलास का आपके साधन हैं वो सब छोड़ करके आप इन सब चीज़ों से दूर होने का प्रयास करो। एकदम से दूर हो जाना है तो मनुष्य मर जाएगा, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है। अभी जनरल अपन देखते हैं, मान लीजिए किसी को सिगरेट पीने की आदत है, उसको बोलते हैं वो व्यक्ति इतना एडिक्ट है कि वो कम से कम दिन में 1 पैकेट पी लेता है। उसको 10 दिन तक आप सिगरेट मत दीजिए, गारंटी वो 11वें दिन हॉस्पिटल में मिलेगा। डायरेक्ट कोई भी चीज़ की जिसकी हमें सवाई लग चुकी है, जिसकी हमें आदत हो चुकी है, जो हमारे व्यवहार में आ चुकी चीज़ें हैं, उसको डायरेक्ट नहीं छोड़ा। आज सिगरेट बहुत, हम मोबाइल नहीं छोड़ पाते, बराबर है ना? आज अगर अपन से बोलेगा आपको 5 घंटा मोबाइल नहीं देखना, पॉसिबल ही नहीं। सुबह उठते बराबर सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। इवन हमारे घर में घड़ी होते हुए टाइम हम किस में देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं, है ना? मनुष्य हाथ में घड़ी बंधी है लेकिन हाथ में ना देखते हुए पहले मोबाइल निकालने कितना बजा है, कितने ज़्यादा एडिक्ट हो चुका है। तो इन सब चीज़ों से अगर हमें दूर होना है तो उसके लिए क्या बताया गया उन्होंने? आरण्य ग्रंथ पढ़ो ताकि आपकी स्टडी बरकरार रहेगी, ठीक है? साथ में क्या करो, वन में प्रस्थान कर लिया हो आपने ऐसा व्यवहार करो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा भोग विलासिता नहीं करनी है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है, अपने कुटुंब के प्रति बहुत ज़्यादा होता है ना, पिता का अपने पुत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा मोह है, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रेम, उसके बिना रह नहीं सकते, ऐसा नहीं करना। तो वो जब आप 50 साल के हो तो आपका पुत्र भी कम से कम 20 साल का तो होगा, बराबर है? 20 नहीं 18 साल का होगा, लेकिन वो अपना जीवन शुरू करने की योग्य हो चुका है, ठीक है? उसको जिम्मेदारी हम दे सकते। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये सब चीज़ें किसमें बताई गई है? हमारी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ बताया गया है? आरण्य में। अब ये जब पूरा हो गया हमारा 75 साल तक, तो 75 से 100 साल का जो समय है, ठीक है, वो उसमें क्या पढ़ना है आपको? उसमें पढ़ना है आपको उपनिषद। उपनिषद क्या है? बोलते हैं इसको वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदों का जो अंतिम सार भाग है, ठीक है? वेदों के जो आपने ये तीनों चीज़ें पढ़ी ना, इन तीनों चीज़ों का जो सार तत्व है, वो सार तत्व किसमें मिलता है? उपनिषद में मिलता है। अब ये उपनिषद जो ग्रंथ जो है 75 साल में ही क्यों पढ़ना है? अगर 50 में पढ़ लिया तो पाप हो जाएगा क्या? हमें कौन सा नर्क भोगना पड़ेगा? नहीं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आपकी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, आप उसको समझने के योग्य हो जाएंगे। अगर मान लीजिए 10 साल के बच्चे को उपनिषद पढ़ा दिया जाए, उसको समझेगा ही नहीं क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का एक वाक्य है उपनिषद का, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। अब उस बच्चे को यही नहीं पता कि जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसे पता लगेगा? वो जगत को मिथ्या कैसे मानेगा? वो तो देख रहा है कि मेरे माता पिता सामने है, मेरे गुरुजी सामने, ये टेबल में देख रहा हूँ, ये वस्तुएं मैं देख रहा हूँ। लेकिन जब उसकी बुद्धि परिपक्व होगी, वो पूरा समाज देख चुका होगा, वो सारे रिश्ते नाते देख चुका होगा, उसको समाज की बहुत अच्छी परख हो जाएगी, तब वो समझ सकेगा कि उपनिषद क्या बोल रहे हैं। तब उसको वस्तुतः पता लगेगा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्या होती है, संसार क्यों जो है अनित्य कहा गया है, ये तभी पता लगेगा। हाँ, ये संसार नश्वर है कैसे पता लगेगा? वो उस वक्त पढ़ के फिर वो दूसरे के काम में नहीं आएगा ना उसका नाम, वो पढ़ के क्या? नहीं, तो ये पढ़ के करना क्या है? ये पढ़ के ये करना है कि संसारिक भोग जो है, संसार से जो हमारा आसक्ति जो है उसको छोड़ना है, संसार से साथ जो लगाव है वो छूटना चाहिए हमारा, उसके लिए उस समय पढ़ना है। अभी भी पढ़ते हैं, छोटे छोटे किताब पढ़ लेते हैं, वो तो पढ़ ही लेते हैं, पर क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि आज के मनुष्य का जीवन नहीं बचा ना 100 वर्ष तक, इसलिए हमें पहले ही पढ़ना पड़ रहा है। 70% लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ष नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, दूसरा एक कारण ये भी है कि आज उस समय के हिसाब से और आज के समय के हिसाब से जो मैच्योरिटी का जो समय है वो भी कितना कम हो चुका है।
आज आप देखेंगे 15 साल का बच्चा जितना मेच्योर, अपनी उम्र में अपन 15 साल में उतने मेच्योर थे क्या? बच्चे ज़्यादा है। लेकिन आज के समय देखो 15 साल का बच्चा हमसे ज़्यादा मेच्योर है। हाँ, तो मेच्योरिटी का ये सब चीज़ें क्या है, ये मेच्योरिटी लेवल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका मेच्योरिटी लेवल जैसा है आप उस प्रकार का साहित्य पढ़े। तो हम कहाँ पढ़ते हैं? हम थे स्टडी मटेरियल तैयार करने पर। स्टडी मटेरियल के चक्कर में हमारा वेद पूरा हो गया है ना। तो हमारा क्या है, सबसे पहले हमें जो भी हमें रिसर्च करना है, संशोधन करना है, तो ये 3 चीज़ें टेबल बना लेनी है। सबसे पहले हमारा स्टडी मटेरियल कैसा हो, टॉपिक भी हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। आपको संस्कृत आपका विषय होगा कि आपको संस्कृत में रिसर्च करना है, तो संस्कृत में आप किन किन टॉपिक्स पर रिसर्च कर सकते हैं वो सब चीज़ें तैयार कर लीजिए। उनका स्टडी मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है वो तैयार कर लीजिए। अब स्टडी मटेरियल तैयार करने के बाद आपकी जो स्टडी है, आपका जो शिक्षा का ज्ञान का जो क्षेत्र है वो आपका रुचिकर है क्या। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको वेद का दे दिया, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि सबको वेद पसंद हो। किसी को पुराण भी पसंद हो सकता है, किसी को साहित्य मतलब काव्य पसंद हो सकता है कि नहीं, किसी को जो है गद्य साहित्य पसंद हो सकता है, किसी को फिलोसॉफी पसंद हो सकती है ना। तो ये जो हमारे संस्कृत के हमने क्षेत्र अलग अलग बना लिए थे, वेद बना लिया, पुराण बना लिया, हाँ, साहित्य बना लिया, दर्शन बना लिया, व्याकरण बना लिया, अलग अलग क्षेत्र। और उसमें से हमें हमारा रुचि का विषय देखना है कि हमारी रुचि किसमें है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको नहीं पढ़ना है, क्यों पढ़ना सभी को है। स्टडी मटेरियल सारा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिलोसॉफी में रिसर्च कर रहे हैं तब भी आपको वेदों के ट्रेसेस देने पड़ेंगे। अगर आप फिलोसॉफी में रिसर्च करें तब भी आपको काव्य का ज्ञान होना चाहिए। भले ही आप वेदों में विज्ञान ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको काव्य का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उदाहरण देना पड़ता है। कालिदास ने बोला है क्या, धूम ज्योति सलिल मरुत सन्निपातक को मेघ। कालिदास बता के गया कि मेघ कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है। ठीक है, कालिदास ने एग्जाम्पल दिया कि धूम, ज्योति, सलिल, मरुत, इन चारों का जब समांतर सन्निवेश होता है और आपस में घर्षण होता है तो उससे ज्योति प्रज्वलित होती है और ज्योति के माध्यम से वर्षा होती है। ये पूरा उन्होंने साइंटिफिक पूरा तरीके से बताया। हमने क्या किया, हमने उसको केवल एक काव्य बना करके पढ़ के छोड़ दिया। ये हमारी गलती, कालिदास की गलती नहीं। कालिदास तो बराबर लिख के गए बेचारे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें उस समय का जो नॉलेज था सर, वो इतना साइंटिफिक गुरुकुल पद्धति थी ना। तो गुरुकुल पद्धति में अभी अपन जो कर रहे हैं कि भाई आपको एमए संस्कृत करना है, पहले ऐसा नहीं था। पहले की गुरुकुल पद्धति में अगर आप एमए के विद्यार्थी हैं तो आपको एग्रीकल्चर का भी नॉलेज था, आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज था, आपको केमिस्ट्री का नॉलेज था, सब कुछ था। संस्कृत उस समय पर माध्यम हुआ करता था। आज हम विषय के रूप में पढ़ रहे हैं संस्कृत, जबकि हमारे जितने भी ग्रंथ हैं वो सब क्या है, संस्कृत निष्ठ है, संस्कृत के माध्यम से लिखे गए हैं। अब हमने संस्कृत को विषय बना दिया, हमारा माध्यम हिंदी मराठी हो गया। ठीक है, पहले संस्कृत विषय नहीं हुआ करता था। पहले संस्कृत क्या था, भाषा थी, माध्यम था। विषय तो यही सब थे, विज्ञान, कृषि, युद्ध कला, स्थापत्य कला, ये सब चीज़ें विषय हुआ करते थे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम संस्कृत के माध्यम से इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो समझ चुके होते थे, ऐसा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टडी मटेरियल तैयार हुआ। अभी स्टडी मटेरियल तैयार करने के बाद, इनको पढ़ने के बाद हमने सीखा क्या, हमने लर्न क्या किया, किस पे हमें फोकस करना है। जैसे मान लीजिए आपने उपनिषद भी पढ़ लिए, आपने वेद भी पढ़ लिए, आपने पुराण भी पढ़ लिए, आपने काव्य भी पढ़ लिए, जो जो आपके रुचि के विषय थे वो सारे आपने कलेक्ट कर लिए, एक बार पढ़ लिया। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा। जैसे अगर मान लीजिए आपको मैंने बोला, ठीक है, कि सभी को कालिदास के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, कालिदास की 7 रचनाएँ हैं, 7 रचनाओं को 1 महीने में पढ़ करके आप आ गए। लेकिन उन कालिदास की रचनाओं को पढ़ करके आपने क्या सीखा, क्या अर्न किया, लर्न क्या हुआ आपको, आपने उसका अपने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या चीज़ें तैयार की, वो चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर आई। जैसे वेद को आपने पढ़ा तो वेदों में से क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आई, आपने क्या क्या सीखा, वो यहाँ पे नोट डाउन करना है। काव्य अगर पढ़े तो काव्य में से आपने क्या क्या सीखा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करनी है। उपनिषद की चीज़ें नोट डाउन करनी है। जो जो कलेक्शन अपन ने किया है रिसर्च के लिए, उस कलेक्शन का सार तत्व बना करके हमें लर्न की कैटेगरी में लिख करके रखना है। ये एक तरह का अपन डायग्राम तैयार कर रहे हैं रिसर्च करने से पहले का। रिसर्च तो अभी बहुत आगे की चीज़ है, रिसर्च से पहले का डायग्राम। तो जो चीज़ें अपन ने लर्न की है, ठीक है, वो लर्न की हुई चीज़ों को हमें यहाँ पर नोट डाउन करके रखना है और उसी को इम्प्लीमेंट करके हमें उसको प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है। अभी की देखो, जैसे अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल आज के समय में जो MPSC UPSC के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज़ है। अगर ये 3 स्टेप में काम करें तो उनका कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। लेकिन वो समस्या क्या है, उनके पास स्टडी मटेरियल भरपूर है, और स्टडी मटेरियल भरपूर होने के बाद वो डायरेक्ट क्या करते हैं, प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। उन्होंने लर्न क्या किया है इसके ऊपर फोकस नहीं, ये फोकस होना बहुत जरूरी है। 12वीं का विद्यार्थी स्टडी नहीं करता क्या, करता है। BA का विद्यार्थी स्टडी नहीं करता क्या, करता है। आप लोग भी स्टडी कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य, मैं यहाँ पे कक्षा में क्यों, मुझे एक बार बताइए, आपके पास एक पुस्तक है संशोधन पद्धति,
ये अगर आप सभी को दे दी जाए कि ये पुस्तक है, इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से एग्ज़ाम निकल जाएगा, हमारे यहाँ पे क्या उपयोगिता है? हमारी उपयोगिता ये है कि आपको ये लर्न है या नहीं, ये चीज़ आपको समझाना है। क्योंकि स्टडी मटेरियल आपके पास है, इसका प्रिपरेशन आप स्वयं कर सकते हैं, ये दो चीज़ें आपके पास है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का जो सेतु है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को प्रॉपर वे में चलाने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है वो चीज़ हम स्किप कर देते हैं। लर्न मतलब कि आपको कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद जो चीज़ आपने सीखी उससे आपने मेलजूल पढ़ लिया, या वेद, आप वेद का एग्जाम्पल है ना, वेद आपने पढ़ लिया, आपको कम से कम पूरे 10,500 ऋग्वेद के सारे मंत्र याद हो गए, ठीक है, ये आपका स्टडी मटेरियल तैयार हो गया, उसकी व्याख्या याद हो गई, उसको कहाँ प्रयोग करना है सब याद हो गया। अब उसको प्रिपेयर कर लिया आपने, पूरा तैयार है, अगर कोई पूछा तो धड़ाधड़ आप बता सकते हैं फलानी जगह से ये मंत्र उठाया गया, फलानी जगह से। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको ऋग्वेद के ऊपर 1 घंटे का भाषण देना है, तो आपको कौन कौन से मंत्रों का चयन करना है उस जगह पर, ठीक है, वो चयन करने के लिए आपको 1 दिन लगेगा। वो क्यों लगेगा? आपने तो पूरा याद किया हुआ है, वो 1 दिन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो वही जो हमारी त्वरित बुद्धि है, हमने जो चीज़ सीखा है, जो चीज़ हमें पता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ऋग्वेद में से केवल आपको जलीय स्रोत बताने हैं, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स के जो ट्रेसेस है केवल उतने जलीय स्रोत छोड़िए, क्वांटम फिजिक्स के ट्रेसेस आपको बताने हैं, तो वो दोबारा पढ़ने पड़ेंगे ना हमें, तो वो दोबारा नहीं पढ़ने चाहिए हमें, हमने तो पूरा याद करके रखा है, तो वो इसीलिए हमें दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर लर्न के ऊपर हमने समझा कितना, उसका यादी बना के नहीं रखी अपन ने, उसको तैयार करके नोट डाउन करके नहीं रखा अपन ने। स्टडी करते वक्त ही लर्न करना है। हाँ, स्टडी करते वक्त ही आपको अपने लर्न की जो जो पॉइंट्स है वो सब तैयार करके रखना है। जिस समय पे आप ऋग्वेद पढ़ रहे हैं उस समय पर क्वांटम फिजिक्स के ट्रेसेस मिलते हैं तो वो अलग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के मिलते हैं तो वो अलग, स्थापत्य कला के मिलते हैं तो वो अलग, ये सारी चीज़ें हमें लर्न के लिए हमें क्या क्या जरूरी है वो याद ही तैयार होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वो अगर आपका लर्निंग वाला पॉइंट अगर क्लियर है फिर प्रिपरेशन में दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिपरेशन आप कभी भी कर सकते हैं। ये चीज़ हम प्रिपेयर हो रहे हैं रिसर्च करने के लिए। अच्छा, प्रिपरेशन में हाँ रिसर्च, हाँ, प्रिपरेशन मतलब कि जिसके लिए आप तैयार, अभी आपको रिसर्च करना है, आपको पीएचडी करनी है, तो पीएचडी करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका स्टडी मटेरियल तैयार होना। स्टडी मटेरियल तैयार होने के बाद उसकी लर्निंग आपको तैयार करनी है कि मुझे कहाँ पे रिसर्च करना है, टॉपिक कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए। रिसर्च करने के लिए अभी तो रिसर्च हुई नहीं ना, प्रिपेयर हो रहे हैं, हम तैयार, खुद को तैयार कर रहे हैं, अंदर से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग हमारी सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाएगी। जब अगर हमारी लर्निंग पूरी हो गई फिर दैट मीन्स हम प्रिपेयर हो गए, फिर फाइनल हमारा होगा कि हमें टॉपिक क्या लेना है। इतना सारा जो संस्कृत जगत है उसमें से कोई एक विशेष, क्योंकि लर्निंग के समय पे भी आप कम से कम 50-100 टॉपिक तैयार करके रखेंगे, लेकिन वो 50-100 के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, रिसर्च किसी एक चीज़ के ऊपर होगा। तो उस समय पे आपकी जो प्रिपरेशन होगी लर्निंग के बाद की, वो आपका एक फाइनल टॉपिक तैयार होगा कि मुझे ये कार्य करना है, यहाँ तक हमें पहुँचना है, ठीक है। ये पूरी जर्नी है एक प्रकार की, ये 3 स्टेप में क्या है, रिसर्च की जर्नी, रिसर्च शुरू होने से पहले की जर्नी है। जहाँ तक जब प्रिपरेशन तक हम आ जाते हैं उसके बाद हमारा रिसर्च शुरू होता है। और that preparation is for research only, not for exam or writing answer. वहाँ भी हो सकता, हाँ हो सकता है ना, वहाँ पे भी हो सकता है, हो सकता है। हाँ वो पॉसिबल है। ये एक तरह से हम क्या रिसर्च क्या करें, अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही है ना, तैयारी तो कर। 12वीं का उदाहरण दिए इसलिए। हाँ, वो उदाहरण इसीलिए दिया क्योंकि ये वहाँ पर भी काम आ सकता है। तो विद्यार्थियों की समस्या क्या हो रही है, अभी बहुत अपन देखते हैं कि 10,000 बच्चों ने MPSC का एग्ज़ाम दिया, पास कितने हुए, 1,000। 9,000 का क्या प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, प्रिपरेशन थी, स्टडी अच्छी नहीं थी, वो भी अच्छी थी, समस्या कहाँ थी, लर्निंग पे। उन्होंने लर्निंग पे फोकस नहीं किया और लर्निंग स्किप कर दी, क्योंकि उनको क्या लगा भाई हमने पढ़ तो लिया है, समझ में आ गया, हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते, लेकिन डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, पहले आपको उसको समझना जरूरी है। ये जो हमारे 4 ऑप्शन आए थे ना, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, संहिता के बाद डायरेक्ट उपनिषद क्यों नहीं आया? ये उपनिषद क्या था, एक प्रकार का प्रिपरेशन था ना, व्यक्ति मोक्ष के लिए तैयार है, जिसने उपनिषद पढ़ लिया मतलब वो मोक्ष के लिए तैयार है, तुरंत ब्रह्मा जी आ जाओ भैया मेरे पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें वो ब्राह्मण पढ़ना भी जरूरी है, आरण्य ग्रंथ पढ़ना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो संहिता रूपी ग्रंथ को हमने स्टडी मटेरियल के रूप में तैयार किया है, ठीक है, उसकी व्याख्या हमें नहीं पता। आपके सामने कोई अच्छा सा मंत्र लिखा हुआ है, मंत्र की व्याख्या हमें नहीं पता है, मंत्र काम क्या आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो उसका उपयोग करने के लिए हर चीज़ की प्रोसेस से जाना जरूरी है। तो रिसर्च क्या है, अब ये जो हमने पूरा तैयार किया, रिसर्च क्या है? तो रिसर्च शुरू करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल की लर्निंग, और लर्निंग के बाद हमें रिसर्च के लिए प्रिपेयर होना। ये 3 स्टेप से हमें कम से कम जाना पड़ेगा। इसके बाद अभी
जो हमने टॉपिक तैयार किया रिसर्च का, या रिसर्च के लिए जो हम तैयार हुए, तो हमें रिसर्च किस टाइप का करना है, ये इसके आगे के प्रोसेस। क्योंकि रिसर्च के बहुत सारे प्रकार, तुलनात्मक अध्ययन होता है, कंपेरेटिव स्टडी, ठीक है, विश्लेषणात्मक होता है ना, किसी का जो है संशोधनात्मक, मतलब रिसर्च में भी एक और रिसर्च हो, जैसे मान लीजिए आपने मैन्युस्क्रिप्ट ले लिया। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ऐसा कोई ग्रंथ जो अभी तक समाज में या हमें देखने में नहीं आया, वो केवल भोजपत्र के रूप में या तालपत्र के रूप में कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ, किसी ने सुना ही नहीं है उसके बारे में। तो ऐसा जो ग्रंथ है जो हस्तलिखित है, उसको आप रिसर्च में लेके आइए। रिसर्च में ला करके आप उसको दुनिया के सामने बताइए कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें हैं, तो उनके बारे में जानकारी। तो ये सब कब होगा, पहले आपको लर्न करके प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का रिसर्च करना है। प्रिपरेशन में क्या लिस्ट ऑफ रिसर्च आएगी? नहीं, देखो स्टडी मटेरियल के बाद जो आपकी समझ पैदा हुई, जो जो आपने सीखा, उसकी लिस्टिंग यहाँ पे करनी है। लिस्टिंग करने के बाद आपको किस टाइप का रिसर्च करना है, वो टॉपिक तैयार करना है, दैट मीन्स प्रिपरेशन। सिर्फ इतना सा समझ लीजिए, पहले स्टडी मटेरियल, उसके बाद हमारा जो जो उससे सीखा, लर्न किया, हमारा जो मटेरियल तैयार हुआ, हमारा उपयोगी मटेरियल जो है, ठीक है, दो तरह से समझ। स्टडी मटेरियल में तो बहुत सारा चीज़ें आ गई, उसमें से आपके उपयोग की चीज़ें कौन कौन सी, दैट मीन्स लर्न, ठीक है, और आपके उपयोग की चीज़ों में से आप जो एक फाइनल चीज़ तैयार करेंगे, दैट मीन्स प्रिपरेशन, ठीक है। और प्रिपरेशन होने के बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमारा अध्ययन किस प्रकार का हो, हमारा रिसर्च किस प्रकार का हो। अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है तो हमें दो अलग अलग चीज़ें लेनी पड़ेगी। किसी का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें साहित्य इकट्ठा करना पड़ेगा। विश्लेषण करना मतलब कि उसका उसमें गुण भी बताने हैं, उसमें दोष भी बताने हैं। कालिदास के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो कालिदास में आप ये भी बताएंगे, आप वो तो उपमा अलंकार बहुत अच्छा लिखते थे कालिदास, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि बाकी अलंकार नहीं लिखते थे, लेकिन बाकी अलंकार कम लिखते थे, ठीक है। उपमा सबसे अच्छा लिखते थे लेकिन बाकी अलंकार कम लिखते थे, ये भी हमें नॉलेज देनी पड़ेगी, बराबर है। फिर अब इस पर आ जाते हैं, जैसे माघ कवि के ऊपर आ जाते हैं। तो माघ कवि का क्या है, उनके जितने भी प्रकार के काव्य हैं, उनके जो भी प्रकार का उनका साहित्य है, उसमें ध्वनन क्रिया होती है। माघ जो है, उनको घंटा शब्द की उपाधि है। घंटा मतलब जैसे जब मंदिर में घंटा बजता है तो उसकी वेव्स जो है पूरे उसमें फैल जाती है। उसी प्रकार जब माघ के काव्यों का जब उच्चारण किया जाता है तो उसकी जो वेव्स हैं वो बहुत दूर दूर तक फैलती है। वो इतने इस प्रकार के शब्द रचना लिखते हैं कि जिनमें ध्वनि उत्पन्न हो, ठीक है। जैसे मैं अ बोल रहा हूँ तो अ में भी ध्वनि है लेकिन अ में गूंज नहीं, ठीक है। तो उनके जो काव्य रचना होगी माघ की, वो किस प्रकार की होगी कि उनमें गूंज उत्पन्न होगी, ऊष्म वर्णों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कब काम आएगी, विश्लेषण करते समय, ठीक है। अब अगली चीज़ एक और आती है अपने संपादन। संपादन नाम का भी एक प्रकार का रिसर्च होता है। संपादन में क्या होता है, जैसे प्राचीन आचार्य जो हैं हमारे, उन्होंने हस्तलिखित ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वो हस्तलिखित ग्रंथ किसी न किसी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, दुनिया को पता ही नहीं है उसके बारे में। तो उस ग्रंथ को हमें पहले लेकर के आना है, ठीक है, ला करके उसको देखना है कि वो किस शास्त्र से रिलेटेड है, क्योंकि वो ग्रंथ जरूरी नहीं हो साहित्य का, दर्शन का हो सकता है, वैदिक काल से रिलेटेड हो सकता है, व्याकरण से रिलेटेड हो सकता है, ज्योतिष से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो उसका पहले वहाँ पे पर्यालोचन करना है। वो करने के बाद उसकी जो पेजेस हैं वो कैसे हैं, एक लाइन में कितने अक्षर हैं, कितनी लाइनें हैं, ये सारा माप हमें रिसर्च में तैयार करना होता है। जैसे जो पांडुलिपि होती है ना, उसको मैन्युस्क्रिप्ट को पांडुलिपि बोलते हैं। वो पांडुलिपि होती है वो इस प्रकार की होती है, ठीक है। ऐसे उसके पेजेस होते हैं। अभी जो अपनी ये जो किताब है ना, इस किताब की तरह नहीं होता है कि ऐसे बिल्कुल बाइंडिंग होगी, ऐसा इस तरह से नहीं होता, एक एक पन्ना अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का पेजेस होता है, इसमें भी ऐसी बॉर्डर्स बनी होती है, ठीक है। बॉर्डर्स के बाद यहाँ पर उनका लिखान होता है। तो हमें यहाँ पे ये सारा मटेरियल तैयार करना पड़ता है कि भाई जैसे ये पेज है, इसमें क्या है, 3 लाइनें हैं, है ना। हर एक लाइन में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 अक्षर है। तो इस प्रकार का पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। अब हमें ये इसलिए करना है कि ये हम पता लगा सके कि ये किस समय का है। ये क्यों करना है, क्योंकि हर समय की लिखने की जो पद्धति थी वो अलग अलग थी। सबसे पुराने समय में आप देखेंगे लिखने की पद्धति जो ब्राह्मी लिपि मिलेगी और उसमें सबसे कम अक्षर दिखेंगे। हो सकता है एक लाइन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 अक्षर दिखें, और ये भी हो सकता है कि एक पूरे पेज के अंदर मैक्सिमम आपको 5 से 6 लाइनें दिखें। वही ब्राह्मी लिपि का धीरे धीरे विकास हुआ, जैसे हिंदी का भी धीरे धीरे विकास हुआ ना। आज से अगर मान लीजिए आप 20 साल पहले चले जाए तो अ कैसे लिखते थे, ऐसे लिखा करते थे अपन। प्राचीन समय में ये अ हुआ करता था। आज हम अ कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, है ना। ये झ शब्द था, झ अपन झ ऐसे लिखते थे, झंडा वाला ऐसा लिखते हैं। पहले कैसे लिखते थे, ऐसा लिखते थे झ, देखा है ना। वैसा ये वाला अ देखा। हाँ, तो तो बहुत सारे अक्षर हमारे ऐसे हुआ करते हैं। अभी अपन जो यहाँ लिखते हैं
और यहाँ कैसे लिखते हैं, अपन ऐसा करके ऐसे यहाँ लिखते हैं। पहले यहाँ कैसा हुआ कर, सॉरी यहाँ ण, ण अपन जो है अपन ऐसे लिखते हैं। पहले ण कैसा होता था, ण ऐसा होता था, बराबर है। बहुत सारे वर्ण जो है वो धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, है ना। तो उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि धीरे धीरे विकसित हुई। तो 200 से 300 साल बाद क्या हुआ, इसी में जो है यहाँ पे लाइनें बढ़ गई, उनको लिखने का ज़्यादा अभ्यास हो गया। पहले लिखने का अभ्यास नहीं था, धीरे धीरे ज़्यादा अभ्यास हो गया तो ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। तो ये सब डाटा कलेक्शन क्यों करना है, क्योंकि हम ये पता लगा हमारा रिसर्च साइंटिफिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए, ठीक है। बाद में कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना लेके आपने ये जो काम किया इसमें ये कमी रह गई, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें इसके लिए पता करनी है। ये हो गया। उसके बाद ये जरूरी है कि कौन सी लिपि में और वो लिपि का कौन सा विकास क्रम था, क्योंकि हर लिपि का अपना अपना विकास क्रम होता है। जैसे हिंदी का विकास क्रम अगर हम देखें तो हिंदी का उगम कब हुआ, हिंदी भाषा कब प्रचलन में आई, मुगल काल के अंतिम में, जिसको स्वर्णिम काल माना जाता है हिंदी साहित्य में। स्वर्णिम युग बोलते हैं ना, सम्राट ये अकबर का जो अंतिम चरण था उस समय पर हिंदी जो है बहुत ज़्यादा चलन में आई थी, ठीक है। उस समय के अगर हम कोई ना कोई ग्रंथ उठा करके देखें तो उस समय के ग्रंथ इतने ज़्यादा क्लिष्ट हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हम संस्कृति पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रंथ है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का वयम रक्षामः, नाम संस्कृत में लेकिन हिंदी ग्रंथ है, ठीक है। वैशाली की नगरवधू, ये भी एक उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। ये इतना कठिन, पढ़ने में इतना कठिन लगता है कि ऐसे शब्दों को बोले इससे अच्छा हम संस्कृति पढ़ लेते हैं। बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया। फिर धीरे धीरे उसको समाज के उपयोगी बनाया गया, उसको सरल किया गया। मुंशी प्रेमचंद आए, उन्होंने गोदान लिखा, उसकी भाषा थोड़ी सरल हुई। और थोड़ा आगे आए अपन तो मोहन राकेश आए, उन्होंने आषाढ़ का एक दिन नाम का बहुत अच्छा छोटा सा नाटक लिखा, उसकी भाषा और सरल हुई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो शास्त्रीय पद्धति है जो पहले मैन्युस्क्रिप्ट में हुआ करती थी, समाज से जुड़ना शुरू हुई, लेकिन समाज के उच्चतम वर्ग में थी, उच्चतम वर्ग से मध्य वर्ग तक आई, मध्य वर्ग से साधारण समाज तक आई। तो ये जो विकास क्रम है, ये लिपि का भी विकास क्रम है, ये भाषा का भी विकास क्रम है, ये ग्रंथ का भी विकास क्रम है, ठीक है। ये सारा विकास क्रम हमें हमारे रिसर्च में बताना पड़ेगा। अगर हम प्राचीन ऐसा कोई टॉपिक लेते हैं तो, ठीक है, जैसे अगर अपन सादा टॉपिक लेते हैं तो उसमें ये सब भानगढ़ नहीं है, ठीक है, ये सब माथापच्ची नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसा टॉपिक लेते हैं जो कि अपना, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं कि हम समाज को कुछ दे सकें। हमारा उद्देश्य क्या है, केवल डिग्री लेना है ऐसा नहीं। डिग्री तो आपको जल्दी कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन हम रिसर्च अगर कर रहे हैं तो हमारा बहुत अच्छा रिसर्च होना चाहिए। कोई ऐसा कोई एक आधा हम ग्रंथ ले लें जो आज तक किसी के पास नहीं था या आज तक किसी ने कोई रिसर्च नहीं किया। देखिए, नाट्यशास्त्र नाम का एक ग्रंथ है, तो नाट्यशास्त्र के ऊपर अभी तक लगभग 20,000 से ज़्यादा रिसर्च हो चुके हैं और आज भी चल ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हो गया, रिसर्च आज भी चल ही रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा उपयोगी क्या हो जाएगा, अगर कोई नाट्यशास्त्र की कोई टीका हो जाए, कमेंट्री हो ऐसी जो अभी तक किसी व्यक्ति के सामने नहीं आई है, और वहाँ पर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरह का स्टडी मटेरियल तैयार करना पड़ेगा, उसको समझने के बाद आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको निकालने पड़ेंगे, उसको प्रिपेयर करके आपको किस तरह का टॉपिक बनाना पड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो अभी आज जो हमने पढ़ा ये सब क्या था, रिसर्च करने के लिए हमें कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, हमारा टॉपिक प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, हमारा स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, ये अभी हमने समझा, ठीक है। आगे की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा रिसर्च के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, रिसर्च कितने प्रकार का होता है, हम किस किस प्रकार की रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आगे की कक्षा लेंगे, ठीक है। अभी आज का समझ में आया। अभी कुछ अगर आपको प्रश्न है तो आप पूछिए, कुछ भी पूछना है, जो अभी आज जो हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना है पूछिए। आपके नाम के पीछे विद्यावारिधि, हाँ, इसका मतलब विद्यावारिधि, वारिधि का मतलब होता है समुद्र, वारिधि शब्द है उसका मतलब होता है समुद्र। हाँ, विद्यावारिधि मतलब जो विद्या का समुद्र है। वस्तुतः ये मुझे एक उपाधि मिली है, पुरस्कार मिला है भारत सरकार की तरफ से, वो है। और कुछ पूछना है? ठीक है, आपने नोट डाउन किया, आपको इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप कल की कक्षा में हम इस पर और चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, और आप सर का मुझे इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा, सर वीडियो प्रश्न करते हैं। मेरी कक्षा का एक नियम आप सबकी ध्यान रखें, चुप नहीं रहना है। हमारी कक्षा प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल में चुप रह के क्या सीखेंगे, ठीक है। कोई थ्योरेटिकल क्लास चल रही है जिसमें हमें बस केवल पढ़ना है, समझना है, लिखना है, वो बात अलग है। ये जो हमारा विषय है कैसा है, प्रैक्टिकल विषय। भले हम उनको पढ़ रहे हैं थ्योरी के माध्यम से, प्रैक्टिकल कर नहीं सकते थ्योरी के माध्यम से, लेकिन हमें क्या करना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। अगर ये नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। आपके इसमें सर, आपके इसमें आपने बोला कि रिसर्च किसी के काम आना चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा है। 99% लोग सिर्फ डिग्री लेते हैं, रिसर्च वो किसी के काम में आते नहीं है। लेकिन मेरे इंजीनियरिंग में, IIT में बहुत सारे विषय होता है,
बिल्डिंग के बारे में, इसके बारे में। सही है। तो हमको क्या होता है, हम जब काम करते हैं तो हमको जीरो से चालू करना पड़ता है। वो रिसर्च हुआ रहता है लेकिन हमको कभी मिलता ही नहीं है। सही बात तो फिर क्या फायदा? मतलब हमारा रिसर्च जो प्रैक्टिकल फील्ड में चल रहा है, तो हमको जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो रिसर्च उन्होंने करके हमको देना चाहिए। सही बात है। तो ये तो यूज कर लेते हो, रिसर्च करके लागू में दे दिए, आपने एक नौकरी कर ली है। नहीं, उसका कोई उपयोग ही नहीं। आपने जो बोला कि काम आना चाहिए, वो है मुझे अच्छा, वो नहीं होना चाहिए। सही बात है। अभी हमारे डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं सब मैक्सिमम की कोशिश ऐसी है कि मैन्युस्क्रिप्ट पे रिसर्च करने का विचार कर रहे हैं। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट पे क्यों रिसर्च करना है? मैंने भी मैन्युस्क्रिप्ट पे किया है। 11वीं शताब्दी से पहले नहीं, 8वीं शताब्दी का एक ग्रंथ था, मुझे मिला, वो उसका लिखान 11वीं शताब्दी में हुआ है, ग्रंथ 8वीं शताब्दी का है। आचार्य अमरचंद्र सूरी नाम के एक आचार्य हुए, ठीक है। उनसे पहले पिंगल इत्यादि बहुत सारे आचार्य हुए, उन्होंने छंद शास्त्र के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, लेकिन छंद बनाना कैसे इसके ऊपर पुस्तक नहीं थी। और मेरी रिसर्च से पहले किसी को नहीं पता था कि छंद बनाना कैसे, तो छंद बनाना कैसे इसके ऊपर पुस्तक ढूंढ के निकाली, छंद के ऊपर रिसर्च किया। आज हम एक छंद से अनेक प्रकार के छंद बना सकते हैं। ये हमारी खोज का क्या है, ये उपयोग, जो अब हो सकता है, पहले नहीं था। ठीक है, तो सबकी कोशिश है कि सब मैन्युस्क्रिप्ट पे रिसर्च करेंगे। आपको भी आगे करना है तो आपके लिए हम मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढ के रखेंगे। ये अभी दूसरा प्रॉब्लम जैसा है कि हमारा जो प्रेजेंट सब्जेक्ट है सबका, हमारा फील्ड जो है वो एकदम अलग है, और अभी एकदम इधर अलग से आ गए। अभी तो कनेक्शन होने के लिए थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन वो होगा। तो है ना, इंटरेस्ट लेंगे तो जल्दी होगा, 2 साल इंटरेस्ट लेंगे तो नहीं होगा। 2 साल है ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको 2 से 3 महीने के अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि वो मराठी शब्द, वो शब्द और वो स्टोरी जरा थोड़ा सा सब्जेक्ट एकदम हमारा एकदम अलग है ना। नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट है तो आता है, तो आ जाएगा। मैंने किया है सर LLM में रिसर्च, इसलिए और मैंने और- फील्ड वर्क भी किया है उसमें, हाँ। इसलिए मेरे को सब पता है कि मटेरियल कैसे कलेक्ट करना बरोबर। होता है, बाद में मुझे नोट्स कैसे निकालने पड़ते हैं और कौन से टॉपिक पे अपने को लेना है। आपको डिसर्टेशन हाँ, था। मैंने वो जो पुलिस की प्रॉब्लम रहती ना, हाँ। उसके ऊपर किया था मैंने रिसर्च कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बरोबर। इन्वेस्टिगेशन में, आरोपी नहीं आता, तो वो सब किया है मैंने, इसलिए मैंने